हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं लेके आई हूँ बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन जिसमें आपको मिलने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखिए, 5 से 6 मार्क आपको कंफर्म मिल जाएगा। चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि 2024 में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए, Which vitamins are classified as either fat soluble or water soluble? तो इसका जवाब है, जो विटामिन फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं विटामिन के, ई, डी, ए, और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक देखिए, मैंने किस ऑर्डर में लिखा है। के, ई, डी, ए, कीड़ा। अगर आपने कीड़ा याद रख लिया यानी के, ई, डी, ए क्या होता है, फैट सॉल्युबल। तो बचा दो ही विटामिन, ये हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल। ये यूरिन के साथ हर रोज निकल जाते हैं, इसलिए इनका डेली रेगुलर इंटेक जरूरी है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपके सामने आ गया अब सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड, यानी जिसमें बहुत सारे सेक्राइड्स जुड़े हैं। तो ये भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस है सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च और फ्रुक्टोज। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो पॉज करके देख लीजिए मैं क्या आपको आंसर दे रही हूं। 2 सेकंड का पॉज लीजिए। ये रहा सही आंसर, स्टार्च। चलिए इसका जरा हम डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलो स्टार्च का 80% होता है और एमाइलोपेक्टिन बाकी 20% होते हैं। एमाइलोज होता है वाटर सॉल्युबल और ये नहीं होता है वाटर सॉल्युबल। तो इस वजह से इसमें इतने सारे n नंबर ऑफ यूनिट्स लगे होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आ गया आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज इंटरैक्ट टू फॉर्म साइक्लिक हेमीएसिटल। अब हेमीएसिटल कैसे बनेगा, हेमीएसिटल के लिए क्या होना चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप और एक अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस क्या है, पहले तो इसका आंसर देख लीजिए फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। एंड इफ यू हैव रेड द चैप्टर बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी का अच्छे से, तो ये एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ पिक्चर है, जहां हमें पता है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, चेन स्ट्रक्चर बनाता है, लगातार अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहता है। तो कभी ये बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, कभी बनाता है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये है OH। क्योंकि हेमीएसिटल तभी बनता है जब सामने हो कोई कार्बोनाइल ग्रुप और OH। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप 5th कार्बन के OH से ही जुड़ के बनाता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों, चौथे तीसरे के साथ क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। आपने देखा होगा बेंजीन 6 कार्बन का होता है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो ये इतनी बड़ी चेन को एक स्टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए ये कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन 5th कार्बन के OH के साथ ही हेमीएसिटल का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये भी हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आ गया फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। तो ये पूछा गया था 2024 में। तो इसके आंसर्स देखते हैं, सीधा एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बायोमोलिक्यूल्स का जरूर पढ़िए। तो पहला क्या दिया हुआ, एचआई के साथ हमने जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराया तो हमें मिला एक एन हेक्सेन स्ट्रक्चर। इससे कंफर्म हुआ, एचआई ने कंफर्म किया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और वो एक चेन स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है। अब आते हैं दूसरा, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराया तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो बन गया एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा पहले भी कार्बोनाइल ग्रुप रहा होगा, एसिड ऑक्सीडाइज्ड होके आता है एल्डिहाइड से या फिर अल्कोहल से, अगर वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये साबित करता है कि ये एसिड पहले डेफिनेटली एल्डिहाइड ही रहा होगा,
क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कुछ नहीं मिलता है, केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करने पे मिलता है हमें एसिड, वो भी ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व्ड इन लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट इन अमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च। कुछ देर पहले मैंने आपको स्टार्च के दो पार्ट दिखाए, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, उसमें से ये अमाइलोज के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये है आपके सामने चार ऑप्शन। तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सही कौन सा है? ऑप्शन सी। अब ये सही कैसे है? तो ये भी मैंने एनसीईआरटी का ही पेज का उठाया हुआ पिक्चर है। तो देखिए स्टार्च के दो कंपोनेंट है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, ये हमने समझ लिया। अब अमाइलोज में ध्यान से देखिए C1 और C4 के बीच में होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और अमाइलोपेक्टिन में ध्यान से देखिए C1 C4 में भी होता है और C1 C6 में भी होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हमसे तो वैसे अमाइलोज पूछा है, तो अमाइलोज में किसके बीच में है? C1 और C4 के बीच में। देख रहे, छोटी छोटी बातें पूछता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, डाइसैकराइड यानी कि दो सैकराइड्स के बना हुआ, डाई मतलब दो, जो कि रिड्यूसिंग हो नेचर में, ऐसे कौन है? ये चार ऑप्शंस में है। तो सही उत्तर पहले देख लेते हैं इसका कौन है। ये है लैक्टोज एंड मल्टोज, और ये पूछा गया है, दो बार पूछा गया है, 2022 में भी 2021 में भी। तो हो सकता है इस बार भी पूछ दे, तो ये जरूर आना चाहिए। तो जरा इसका डिटेल में समझते हैं। लैक्टोज में C1 बीटा डी ग्लूकोज के C1 और बीटा डी ग्लूकोज के लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज के C1 और बीटा डी ग्लूकोज के C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो इसका C1 खाली पड़ा है और यहीं पे क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप, और एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर है तो वही तो रिड्यूसिंग नेचर शो कर सकता है। अब आते हैं मल्टोज में। मल्टोज में देखिए अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और अल्फा डी ग्लूकोज का ही C4 इन्वॉल्व है। तो अल्फा डी ग्लूकोज के C1 में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो भी खाली पड़ा है। जब ये चेन फिर से स्ट्रेट बनेगा, आपको पता है ना डायनामिकली ये ग्लूकोज अपना स्ट्रक्चर चेन और स्ट्रेट में, सर्कल में कन्वर्ट करते रहता है। तो जब फिर से वो चेन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप आएगा तो वो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए ये 2020 में पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने दो डिफरेंस और भी ऐड कर दिए हैं, जो है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को पहले आप याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड में दो चीज होता है, एक तो आपका होता है सुगर, सुगर दोनों में होगा, दूसरा होता है बेस। और न्यूक्लियोटाइड में वही अगर सुगर के साथ, ये देखिए सुगर भी है बेस भी है, अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो देख लीजिए फिर से, बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड और बेस प्लस सुगर होता है न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोटाइड का एटीपी, जो कि एनर्जी करेंसी कहलाया जाती है, और न्यूक्लियोसाइड का होता है एडिनोसाइन एंड गुआनिन। अब इसका पिक्चर भी देख लीजिए। ये देखिए फर्स्ट वाला है आपका न्यूक्लियोसाइड, आपको सुगर दिख रहा है, इधर भी सुगर है इधर भी सुगर है, ए और बी दोनों पिक्चर में। बेस दिख रहा है ए और बी में दोनों में, बट फिफ्थ कार्बन में देखिए बी में आपको दिख रहा है फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन ए में फिफ्थ कार्बन में ऐसा कुछ नहीं है। यानी फॉस्फोरिक ग्रुप जब भी सुगर और बेस के साथ जुड़ जाता है तो ये वाला क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या रह जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये 2020 का पूछा हुआ नहीं है, इट इज एडेड फ्रॉम माय साइड। ग्लोबुलर प्रोटीन सबसे पहले ये स्पेरिकल और कॉम्पैक्ट होता है, और फाइब्रस होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, फाइब्रस का मतलब है आप अपने बालों को याद रखिए, हेयर जिसमें केराटिन होते हैं, बाकी मसल फाइबर भी वैसे ही होते हैं।
और ये ग्लोबुलर होता है वाटर में सॉल्युबल, और ये इनसॉल्युबल, बाल पानी में घुलते नहीं है। तो उससे आप याद रख पाइएगा कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, पानी में इनसॉल्युबल रहता है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे ग्लोबुलर का होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन पानी में घुल सकता है, एंजाइम, इंसुलिन, और इसका तो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ही था। तो एग्जाम्पल से इसके फंक्शन भी याद रखिए कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसके स्ट्रक्चर टाइटली कंपैक्ट एंड फोल्डेड होते हैं 3D शेप में, और ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स में होते हैं। अब आते हैं थर्ड, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। इसको मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाती हूँ। एमाइलोज में आप देखिए सिंगल है चेन, सिंगल लंबी चेन जा रही है। एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच है, यानी ये अनब्रांच्ड होगा, ये ब्रांच्ड होगा। ये 80% स्टार्च का कंपोनेंट है, ये 20% स्टार्च का कंपोनेंट है। ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये इजीली डाइजेस्ट होता है, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आई होप ये भी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसका कोई एमसीक्यू नहीं है बट एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, व्हाई इज सुक्रोज अ नॉन रिड्यूसिंग। अभी हमने कुछ देर पहले एक एमसीक्यू किया था जिसमें हमने पूछा था कि इनमें 4 ऑप्शन से बताइए कौन सा रिड्यूसिंग है। अब यहाँ पे आपसे बता रहा है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, पर क्यों है। तो आंसर को समझते हैं। तो उससे पहले ये पिक्चर एक बार देख लीजिए। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। इधर वाला है ग्लूकोज और इधर वाला है फ्रुक्टोज, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अब ग्लूकोज का कार्बन 1 इन्वॉल्व है और फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व है इस बॉन्डिंग के लिए। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है। अब एनोमेरिक कार्बन बोलते दिमाग में आ गया ये क्या होता है, तो पहले एनोमेरिक कार्बन समझा देती हूँ, वापस इस टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें देखिए ये है ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर। हमें पता है ग्लूकोज डायनामिकली अपने चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक बनता रहता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, एक है अल्फा ग्लूकोज, एक है बीटा ग्लूकोज। दोनों में फर्क है C1 के कार्बन में OH का पोजीशन, बाकी सारे पोजीशन क्या है, सेम। यानी एनोमेरिक कार्बन उसे बोलते हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में जहां पे C1 का ही स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो एनोमेरिक कार्बन समझ में आ गया होगा। तो दोनों के ही एनोमेरिक कार्बन क्या है, इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। कौन से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग में। तो इनका तो अपना कार्बोनाइल ग्रुप है ही नहीं फ्री, चाहे वो चेन स्ट्रक्चर सीधी हो जाए या साइक्लिक बन जाए। तो अगर उनका कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है तो रिड्यूसिंग रिएक्शन या फिर नेचर शो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आते हैं एक और क्वेश्चन में जो कि अगेन आपका 2 मार्क्स में आसानी से पूछ सकता है। एक्सप्लेन व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो इसके 2 वजह होते हैं। उससे पहले जरा इस पिक्चर को देखिए। डीएनए का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए का क्या होता है, राइबोस। अब देखिए डीएनए का जो यूनिट डीऑक्सीराइबोस है उसके सेकंड कार्बन पे क्या है, एच, और राइबोस के सेकंड कार्बन में क्या है, एच और OH। ये OH ही आरएनए को कमजोर बनाता है, क्योंकि इस OH की वजह से इसका क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस, यानी पानी डालो इसके बॉन्ड को तोड़ सकते हो। लेकिन डीएनए में इस सेकंड पोजीशन में OH होने के ना होने की वजह से ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, डीएनए में थाइमिन होता है इंस्टेड ऑफ यूरासिल। ये डीएनए के म्यूटेशन को काफी हद तक प्रिवेंट करता है। ऐसा कैसे, तो देखिए थाइमिन इज मोर स्टेबल देन यूरासिल, क्योंकि थाइमिन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप कहां पे, कार्बन 5 पे, जो इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो इन दोनों पॉइंट के वजह से डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। वीडियो में बने रहिए, एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। चलिए आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, जो बहुत इजी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, आप नहीं करोगे। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ टेट्रापेप्टाइड।
देखिए इसका आंसर क्या है, टेट्रापेप्टाइड से पकड़ो, टेट्रा यानी 4 अमीनो एसिड। अगर 4 अमीनो एसिड है तो उनके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड हुए तो बॉन्ड कितने बनेंगे, n-1। अब ऐसा कैसे, इस पिक्चर को देखिए, यहां देखिए ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, दोनों में से देखिए इसका OH निकला और इसमें से एक H निकला, ठीक है, दोनों निकल के क्या रिलीज कर दिए, वाटर को रिलीज कर दिए, तो इनके बीच में CONH बॉन्ड बन गया, अमाइड लिंकेज फॉर्म हो गया। तो एक अमीनो एसिड इधर एक अमीनो एसिड मिलके 2 अमीनो एसिड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने, 1 बने। तो वैसे ही 4 अमीनो एसिड में कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे भी मैं लाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।